वाटर सॉल्युबल थे, इनसॉल्युबल थे? चलिए, पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल थे, तो ये सॉल्युबल किसके अंदर थे? है जी, ये सॉल्युबल हुआ करते थे ईथर के अंदर और एसीटोन के अंदर। वेरी गुड। दूसरा, किसी भी लिपिड का जनरल फॉर्मूला क्या था? O2, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होगी। दूसरा, ये इनके कंपोनेंट कौन कौन से थे, इसमें क्या क्या मतलब लगा हुआ था मोनोमरिक यूनिट? है जी, कौन कौन सी मोनोमरिक यूनिट्स थी जो मिलके एक लिपिड या फैटी एसिड मॉलिक्यूल को बना रही थी? अरे फैटी एसिड, एल ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था? एस्टर बॉन्ड बन रहा था। बाकी हम लोगों ने इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के 3 तरीके के मॉलिक्यूल बनाए थे, कौन कौन से थे? मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड। मतलब मोनोग्लिसराइड कौन थे भाई? एक ग्लिसरीन नहीं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन याद आ रही है, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। बेटा माना सर्दियां चल रही हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरीन थोड़ी लगा दोगे आप जबरदस्ती बेमतलब। ग्लिसरीन निकल गई, कोई बात नहीं बेटा। डाई ग्लिसराइड में क्या था? एक ग्लिसरॉल। बावली घास पे पांव पड़ गया तेरा है? उल्टा ही बोल लिया, पहले ग्लिसरीन बोल लिया, फिर इसमें 2 ग्लिसरॉल लगा रही है। कैसे नई क्रीम बना के छोड़ेगी आज है? अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं वैसोलिन नहीं, अरे एक अमेरिकन ब्रांड आया ना सेरामाइड, तो सेरामाइड पढ़ाऊंगा अभी मैं, सेरामाइड कैसे बनता है। सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, तो फिर तो तुम लोग नीट छोड़ के फिर कुछ और ना बनाने लग जाओगे। ठीक है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड को बना रहे थे। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि ग्लिसरॉल का जनरल फॉर्मूला क्या था भाई? इसका दूसरा, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या हुआ करता था? ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या था? नहीं, इसमें एमसीक्यू मिलेगा अभी आपको इसी के ऊपर जो मैं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या था? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या था? CH2OH, CHOH और CH2OH। वेरी गुड। और फैटी एसिड के अंदर देखो, सिंगल फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या था? एक कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके साथ में R ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको R1, R2 और R3 नाम दे दीजिए, जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये R क्या हो सकता था? R के तौर पे क्या क्या लगेगा? ये तो लड़का भावनाओं में बह गया, इतने जोश में बता रहा है जैसे रैलियों में नारे लगा रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? CH3 ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल ग्रुप C2H5 और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कितने कार्बन हो सकते हैं? कार्बन 1 से लेके 19 कार्बन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए, अब इसका ओपन स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे लिखा था? इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, R और OH लगाया था। तो सपोज करो इसको और इसको आपस में रिएक्ट करना है, तो इस मॉलिक्यूल का ये वाला OH ग्रुप और इधर ये OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करेगा और वाटर रिलीज होगा, तो एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये बता दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ तक याद है। अब मुझे बताइए कि हम लोगों ने जो सिंपल फैट थे या सिंपल लिपिड थे, या जिन्हें मैंने न्यूट्रल फैट कहा था,
न्यूट्रल फैट को दो कैटेगरी में बांटा था है जी। एक कैटेगरी तो बांटी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, और एक इनको बोला था ग्लिसराइड। ग्लिसराइड में मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड बता दिए थे, है ना। तो मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड भी इसी की कैटेगरी है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बेसिस पे, डबल बॉन्ड के बेसिस पे दो कैटेगरी बांटी थी। कौन कौन सी थी? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मुझे बताइए सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन थे? जिनमें पास केवल सिंगल बॉन्ड थे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन थे? जिनके पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुआ करते थे। चलिए अब ये बताइए, ये सॉलिड स्टेट में थे या ये सॉलिड स्टेट में थे? ये सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट में थे रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये लिक्विड स्टेट में थे। इनमें से मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई था, इनका हाई था, किसका लो था? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई था, तो इनका चलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट था। अब इसमें से प्लांट सोर्स से कौन से अराइज थे और एनिमल सोर्स से कौन अराइज थे? सैचुरेटेड प्लांट सोर्स से थे, पक्का? चलिए ये एनिमल सोर्स से हो गए और ये प्लांट सोर्स से हो गए। इनमें से हार्ट डिजीज का रिस्क कौन बढ़ा रहा था, ये या ये? जो सैचुरेटेड वाले थे, ठीक है। एनिमल सोर्स से जो थे ये कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर रहे थे, ये कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रहे थे, ये हार्ट रेट या हार्ट डिजीजेस के रेट को, हार्ट डिजीजेस के रेट को बढ़ाने का काम कर रहे थे, और ये घटाने का काम कर रहे थे। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हम लोगों ने दो टाइप बांटे थे, कौन से? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक ही एग्जांपल था, कौन सा था? ऑयलिक एसिड। कौन सा था? ऑयलिक एसिड। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक। ओला नहीं होगा, गधे एल होगा, वो तो उधर चला गया ना। हाँ, अगर आप ओला याद करना है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स थे। तो इसमें ऑयलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड थे? अच्छा, कितने कार्बन का बना हुआ था ये ये इसमें कितने डबल बॉन्ड थे? इसमें चलिए, और सैचुरेटेड फैटी एसिड के दो एग्जांपल बताए थे, कौन कौन से थे? पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का था और स्टेरिक? चलिए वेरी गुड। यहां तक की कैटेगरीज मेरे हिसाब से हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था कल, है ना, वो उसी को रिवाइज किया हम लोगों ने। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवाऊंगा, डिक्टेट करूंगा, सभी लोग को समझना है, और मैं पूछूंगा अभी, और डीपीवी भी सॉल्व करेंगे, और जो कल क्वेश्चन हमने नहीं लगाए थे ना, आज क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं आज शुरू कर रहा हूं कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड से, ठीक है जी। तो दूसरा टॉपिक है आज कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। लिखिएगा नहीं, लिखवाऊंगा तसल्ली से। देखिए, मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड, ये तीन कैटेगरी में लिपिड्स को बांटा था मैंने, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल लिपिड क्या थे? जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही बने थे, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं था, है ना। तो कंपाउंड लिपिड कौन थे? जिनमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कोई अदर ग्रुप आके जुड़ जा रहा था, है ना।
तो जिसमें भी अदर ग्रुप एक्स्ट्रा आके जुड़ा था। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों में बेसिक जो फीचर है वो तो, या बेसिक ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो तो दोनों सेम है, बस उसमें कोई अदर ग्रुप आके जुड़ गया। अदर ग्रुप के तौर पे फॉस्फेट लग जाए, शुगर लग जाए, या कोई दूसरा कंपाउंड आके वहां पे ऐड हो जाए, तो वो हमारे कंपाउंड लिपिड बन जाएंगे। और डिराइव्ड लिपिड मैंने आपको बताए थे कि डिराइव्ड लिपिड का के अंदर कोई भी फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं था, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर था दूर दूर तक लिपिड से मैच नहीं करता, बस इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फैट से मिलती जुलती है। और उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी थी कौन सा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होना। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने बोला था क्या कि इनके अंदर स्ट्रक्चर जो होगा वो रिजेंबल नहीं करता है, रिजेंबल करता है लिपिड से, बट दे हैव लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज, इनके पास में लिपिड के जैसी प्रॉपर्टीज होंगी और हाइड्रोफोबिक नेचर इनका होता है। अभी डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये डिराइव्ड लिपिड्स थे हमारे। तो आते हैं कंपाउंड लिपिड के ऊपर। तो मैंने बताया कंपाउंड लिपिड वो हैं जिनके अंदर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कोई दूसरा ग्रुप जिसके तौर पे फॉस्फेट, शुगर या कोई पिगमेंट जुड़ जाए, तो ऐसे लिपिड्स हमारे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहलाएंगे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, अब देखिए नाम से पता चल रहा है लिपिड के साथ में फॉस्फेट को ऐड करा दिया है ना। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोलिपिड के अंदर एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट। मतलब कैसे, जैसे ये ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल का ये पहला OH और ये दूसरा OH, ये दोनों OH तो क्या करेंगे, एस्टर बॉन्ड बना लेंगे और फैटी एसिड के साथ में जुड़ जाएंगे। तो फैटी एसिड के साथ में इन्हें जोड़ देते हैं भैया। लेकिन जो तीसरा वाला होगा OH, वो फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बनाएगा। वहां वो किसके साथ में जुड़ा होगा, फॉस्फेट के साथ में। तो 2 आउट ऑफ 3 OH ग्रुप आर लिंक्ड विद फैटी एसिड। देखो दो थे ना यहाँ पे OH, मतलब टोटल OH कितने थे, 3। तो 3 में से 2 OH ग्रुप फैटी एसिड के साथ में लिंक करेंगे और एक OH रिएक्ट करेगा फॉस्फेट के साथ में, और ये बन जाएगा क्या, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, या आप इसी को हम लोग फॉस्फेटाइडिल फॉस्फेट भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं फॉस्फेटिडाइल इस मॉलिक्यूल को कह दे रहा हूं, जिसमें आपका एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट आके जुड़ गया। तो सपोज करो इस फॉस्फेटाइल या मॉलिक्यूल के साथ में कोलिन आगे जुड़ जाए। कोलिन भी एक और ग्रुप है, ठीक है, ये एक और अदर ग्रुप है। तो यहां पे एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, और इसी फॉस्फेटिडाइल कोलिन का नाम होता है लेसिथिन। और यही लेसिथिन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा वो लेसिथिन होगा,
लेसिथिन कैसे बना? तो मैंने पहले आपको फॉस्फेटाइडिल मॉलिक्यूल बनाया, उसके साथ कोलिन ग्रुप को जुड़ा, तो क्या बन गया? फॉस्फेटाइडिल कोलिन, और फॉस्फेटाइडिल कोलिन का दूसरा नाम था लेसिथिन, और लेसिथिन किस में प्रेजेंट था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए चीजें एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जा रही हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाने में आपको ये मदद करेंगी। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो जाएगी। अब एक चीज और याद रखना, कि जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ना, नर्वस टिश्यूज, उनकी जो मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रेजेंट होंगे। मतलब ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेसिथिन, ये एक नॉर्मल था। मतलब इसके अंदर और ग्रुप्स को जोड़ दोगे तो जाके कॉम्प्लेक्स लिपिड और बनेगा, वो जाके नर्वस टिश्यूज की मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। कैसे बनता है अभी मैं बताऊंगा उसको। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, देखिए ग्लाइकोलिपिड नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट पार्ट को इसमें लिपिड के साथ में जोड़ दिया गया है, तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और उसके साथ में स्फिंगोसिन अल्कोहल, स्फिंगोसिन अल्कोहल को जब आप जोड़ देंगे तो ये मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और स्फिंगोसिन अल्कोहल ये मिलके एक मॉलिक्यूल को बना लेता है जिसे मैं कह रहा हूं सेरामाइड। और इसी सेरामाइड के अंदर आप कोलिन ग्रुप को या इस फॉस्फेटाइडिल कोलिन को जोड़ देंगे तो एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन बनाता है माइलिन शीथ ऑफ न्यूरल टिश्यूज। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या कि ग्लाइकोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल था, फैटी एसिड था, स्फिंगोसिन अल्कोहल जुड़ा हुआ था, और इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या बनाया? सेरामाइड। सेरामाइड जितने भी ग्लाइकोलिपिड बनेंगे कि जितने भी टाइप के, उन सब का बेसिक फीचर ये होगा सेरामाइड, सबके अंदर सेरामाइड प्रेजेंट होगा ही होगा। और मैंने बताया क्या कि इस सेरामाइड के अंदर, इस सेरामाइड के साथ में आप फॉस्फेटाइडिल कोलिन को जोड़ दें तो बन जाता है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। और ये स्फिंगोमाइलिन फॉर्म करता है माइलिन शीथ को ऑफ न्यूरल टिश्यूज। तो न्यूरल टिश्यूज के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था ना, कहां पे? ये रहा, नर्वस टिश्यू की मेम्ब्रेन को कॉम्प्लेक्स लिपिड बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड का नाम है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन वो मॉलिक्यूल है जो न्यूरल टिश्यू की माइलिन शीथ को बनाने का काम कर रहा है। और इसे किसने बनाया है? फॉस्फेटाइडिल कोलिन ने और सेरामाइड ने। सेरामाइड कैसे बना है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और स्फिंगोसिन अल्कोहल से। याद रखना है आपको चीजें, स्ट्रक्चर नहीं आएगा लेकिन ये बेसिक सी बातें पूछी जा सकती हैं उसके अंदर। ठीक है, अब एक और है जिसे कहते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन बहुत सिंपल सी बात है, लिपिड के साथ में किसी प्रोटीन का जुड़ जाना। अगर किसी लिपिड के साथ में
कोई प्रोटीनेशियस पार्ट आके जुड़ जाए। अब प्रोटीन अदर ग्रुप हो गया है, मैंने क्या बोला था, लिपिड के अंदर क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और उसके अलावा ये तीसरा अदर ग्रुप आके जुड़ गया है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक लिपोप्रोटीन या एक कॉम्प्लेक्स या आप कॉन्जुगेटेड लिपिड कह सकते हो इसे। क्लियर है मेरी बात? इसका एग्जांपल है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन ये प्रोटीन और फैट मिलके बनाते हैं बेटा काइलोमाइक्रोन्स को। उसके अलावा एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोलिपिड, जिन्हें कहा जाता है क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड वो होते हैं जिनमें, क्रोमो का मतलब है पिगमेंट, तो अगर किसी फैट या लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में कोई पिगमेंट जुड़ जाए तो क्रोमोलिपिड है। इसका एग्जांपल है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स का नाम सुना है आपने? तो कैरोटिनॉइड एक क्रोमोलिपिड होता है। मेरी बात सभी को क्लियर है यहां तक? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैंने शुरू किया था कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड को। मैंने बोला था कि जिसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और अदर ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, जैसे अदर ग्रुप के तौर पे फॉस्फेट, शुगर, पिगमेंट, प्रोटीन, कोई भी चीज हो सकती है। इसमें सबसे पहले मैंने बताया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या बताया गया कि जब एक ग्लिसरॉल के साथ में दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट जुड़ जाए, दोनों फैटी एसिड उसके पहले दो कार्बन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़ रहे थे और तीसरा फॉस्फेट जो है वो तीसरे हाइड्रोक्सिल पे जुड़ रहा था, और जब ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो इन्होंने फॉस्फोलिपिड या फॉस्फेटाइडिल नाम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कराई, और फॉस्फेटाइडिल के साथ में जब कोलिन ग्रुप को जोड़ दिया गया तो फॉस्फेटाइडिल कोलिन बना, और इसी फॉस्फेटाइडिल कोलिन को मैंने लेसिथिन नाम दिया। दिस लेसिथिन इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको बताया था कि नर्वस टिश्यूज की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें और थोड़े कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रेजेंट होंगे। वो कॉम्प्लेक्स लिपिड कैसे बने, तो मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और उसके साथ में स्फिंगोसिन अल्कोहल जोड़ दिया, तो मैंने बताया उसे क्या कहते हैं, सेरामाइड। सेरामाइड इज बेस ऑफ ऑल ग्लाइकोलिपिड, मतलब जितने भी ग्लाइकोलिपिड बनेंगे ना उस सब में सेरामाइड तो रहना ही रहना है। क्लियर है मेरी बात? फिर मैंने बताया कि सेरामाइड के साथ में जो ये फॉस्फेटाइडिल कोलिन बनाया था आपने, इस ग्रुप को और इन दोनों को साथ में जोड़ दो। सेरामाइड इन तीनों से मिलके बना है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन इनसे मिलके बना है, और जब इन्हें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन जो था माइलिन शीथ ऑफ न्यूरल टिश्यूज को बनाने का काम करेगा। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था जो हमने पढ़ा। उसके अलावा मैंने बताया लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन किससे मिलके बने थे, लिपिड और प्रोटीन वाले पार्ट से। उसका एग्जांपल था काइलोमाइक्रोन। और क्रोमोलिपिड के अंदर पिगमेंट और लिपिड जुड़ गए थे, तो क्या बन जाएंगे वो, कैरोटिनॉइड्स। तो आप हेडिंग डालिए जल्दी से, कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, और ना उसे, ये रिटेंशन है आप लोगों की। इसमें सबसे पहले आते हैं स्टेरॉइड, दूसरे हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड की। देखिए इनके पास में टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनके पास में 4 रिंग लगी होती हैं। इनके पास में 4 इस तरीके से बेटा जो है रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने जमाने हो गए रिंग बनाए हुए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, कुछ ऐसे से ही होती हैं, ऐसा सा ही इनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 और एक चौथी रिंग यहाँ पे भी लगी होती है, ठीक है। और इनके साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ग्रुप और हाइड्रो मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो अलग अलग हो जाएंगे। बस 4 रिंग होंगी इनके पास में लगी हुई, और इसमें 4 मॉलिक्यूल हैं। आपने सेक्स हार्मोन के नाम सुने? क्या होते हैं सेक्स हार्मोन, बताना मुझे जल्दी से। अरे बता दो यार, सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया,
और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ये जितने है ना हार्मोन्स, इन सभी का स्ट्रक्चर सेम यही है, सेम टू सेम यही है, बस जो बदलेगा वो ये। तो चारों का स्ट्रक्चर मतलब तीन का, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एक मॉलिक्यूल का और नाम याद रख लेना, एस्ट्राडायोल कहते हैं उसे। ठीक है, एस्ट्राडायोल। ये चारों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, सेम टू सेम ऐसा ही। बस यहां पे इन चारों में बदले क्या क्या, तो इनके स्ट्रक्चर सेम होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। चेंज क्या होगा, तो इनके साथ में जुड़े हुए जो ग्रुप है और डबल बॉन्ड। मैंने क्या बोला, इन चारों मॉलिक्यूल्स का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बस बदल क्या रहा है, इनके साथ में लगे हुए जो ग्रुप्स हैं और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। याद रहेगी ये बात, पक्का याद रहेगी। तो ये तो रही बात स्टेरॉइड की। तो स्टेरॉइड इज द बेस ऑफ ऑल सेक्स हॉर्मोन्स, मतलब जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो सब स्टेरॉइड से ही बने होते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल वो मॉलिक्यूल है जिसमें 27 कार्बन है, 27 कार्बन है, और इसमें एक OH ग्रुप होता है। 27 कार्बन है और एक OH ग्रुप है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये स्टेबलाइजर का काम करता है। स्टेबलाइजर का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता हो। तो याद करिए, सेल चैप्टर जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपको बताए गए थे कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजर दो कंपोनेंट थे, एक तो फॉस्फोलिपिड और दूसरा था प्रोटीन। प्रोटीन के फिर दो टाइप पढ़े थे हमने, इंटीग्रल और पेरिफेरल, और उसके अलावा दो कंपोनेंट और बताए थे, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था वहां पे, वो यही कोलेस्ट्रॉल है जो वहां पे क्या कर रहा है, स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक रिजिड और स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर देने का काम इस कोलेस्ट्रॉल का होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये लगभग सारे एनिमल्स के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है इनसाइड द लिवर। हमारे लिवर में इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे हमारे लिवर में एक और चीज बाइल जूस बनाई जाती है ना, तो जो बाइल जूस था ना वो भी एक फैट के कंपाउंड से बनता है, कोलिन, अभी मैंने जो नाम दिया था ना, तो बाइल जूस को बनाने का काम है कोलिन का, और ये बाइल जूस लिवर में सिंथेसाइज किया जाता है। और देखो कोलिन भी एक लिपिड का ही टाइप था जो इस बाइल जूस को बना रहा था, और बाइल जूस इंटर्न फैट का ही डाइजेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब याद है आपको, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना बाइल जूस का काम था। तो जो बाइल जूस है उसे भी लिपिड ही बना रहा है, जिसे कोलिन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी लिवर के अंदर ही सिंथेसाइज किया जाता है सारे एनिमल्स के, और 27 कार्बन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें जुड़ा होगा। एक लास्ट है मॉलिक्यूल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाया जाता है अराकिडोनिक एसिड से। अराकिडोनिक एसिड को ही से डिराइव्ड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये हमारे अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। ये हमारे अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करेगा। अब कहोगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे कैसे एक्ट करेगा, देखिए डिटेल तो आपको मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, लेकिन हल्का सा प्रिसाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यही पढ़ा आपने। इंसेमिनेशन टर्म के बारे में कभी सुना है आपने? इंसेमिनेशन नहीं। देखिए, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि व्हेन द सीमन इज इजैकुलेटेड और इंसेमिनेटेड और रिलीज्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना रहा हूँ, अब आप कहोगे कि यार पढ़ाते पढ़ाते फैट और तुम पहुंच गए रिप्रोडक्शन पे, लेकिन ये वहीं पे काम आने वाला है इसका कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरी है, अब यहाँ से ओवम रिलीज हुआ है यहाँ पे, अब ये ओवम यहाँ तक पहुंच गया, तो मेल गैमेट जो इजैकुलेट किए गए थे ना, वो इधर सर्विक्स के आसपास, मतलब आउटर पार्ट ऑफ यूट्रस में आप कह सकते हो इसे, जो सीमन को रिलीज किया गया था। अच्छा, इस सीमन के अंदर बहुत सारे स्पर्म हैं, स्पर्म एंड मेनी कंपोनेंट, समाइनल प्लाज्मा, समाइनल प्लाज्मा जो अलग अलग ग्लैंड से, क्लास 12 में अभी लेटेस्ट ही आएगा, आपका चैप्टर नंबर 2 है जो क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा आपको, वहाँ पे सारे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो सीमन और समाइनल प्लाज्मा, समाइनल प्लाज्मा प्रोस्टेट ग्लैंड से, और आपकी एक वहाँ पे समाइनल वेसिकल है होती है, और एक बल्बोयूरेथ्रल, 3 ग्लैंड्स होती हैं, उससे आता है, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सब डिटेल में बात करेंगे। इन दोनों को मिला के सीमन कहते हैं बेटा, सीमन। तो सीमन में स्पर्म होते हैं और समाइनल प्लाज्मा होता है, इसको इजैकुलेट करा गया यहाँ पे, और इसमें लगभग आपका मान के चलिए कि लगभग लगभग कुछ भी नहीं है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इन स्पर्म को हमें यहां तक पहुंचाना है, तो आपने अब तक बचपन से एक चीज पढ़ी होगी कि भाई स्पर्म जो होता है उसके पास में टेल होती है, स्टील की मदद से स्पर्म मोटाइल हो जाता है, यही पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली मैं अगर एक बात कहूं कि स्पर्म की मोटिलिटी यहां से नहीं होती है, स्पर्म जो होता है ना मोटाइल यहां से जाके स्टार्ट होता है, मतलब स्पर्म के लिए जो एनर्जी फ्यूल होता है वो होता है फ्रक्टोज, वो भी सेमिनल प्लाज्मा का ही कंपोनेंट है फ्रक्टोज, जिसको एनर्जी सोर्स या रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे यूज करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म भी एक सेल है बेटा, याद रखना इस बात को, ठीक है। स्पर्म भी इट इज अ टाइप ऑफ सेल, ओवा भी एक सेल है। तो जैसे हर सेल में अपने अपने सेल ऑर्गेनल होते हैं, ऐसे ही स्पर्म के अंदर भी होता है, इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मतलब अगर आप स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है यहाँ पे ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, तो यही क्या करती है, उस फ्रक्टोज का इस्तेमाल करती है। तो मैंने क्या कहा कि सीमन को ड्रिफ्ट करके यहां तक पहुंचाना है ताकि स्पर्म मूव करके यहां तक पहुंचे, और मैंने बोला कि स्पर्म यहां से स्विम करके यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, उसके पास इतना एनर्जी नहीं होती, ना कार्बन सोर्स उसके पास इतना होता है कि वो वहां तक पहुंच सके। तो इसलिए एक नया मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, वो मैकेनिज्म ये है कि इसी सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर एक कंपाउंड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या नाम है उसका, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सेमाइनल प्लाज्मा में प्रेजेंट है, मतलब सीमन का एक कंपोनेंट है, जैसे फ्रक्टोज है, कैल्शियम भी होता है इसमें, और कोगुलेटिंग, एंटी कोगुलेटिंग, मल्टीपल एंजाइम्स, सबके अपने अपने काम है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, सीमन के अंदर। उस प्रोस्टाग्लैंडिन के जो रिसेप्टर्स है ना, वो इस यूट्रस की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन उनके ऊपर बाइंड करेगा ना, वो वहां पे इंड्यूस कर देता कॉन्ट्रैक्शंस को, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो जब यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो ये जो सीमन है ये इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ड्रिफ्ट होता हुआ, मतलब इसका एसेंट अपर डायरेक्शन में होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन तक, मतलब फर्टिलाइजेशन साइट के नियरर तक पहुंचाने का काम यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का था, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को कराने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन का था, जो सीमन के अंदर प्रेजेंट था। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? अब जब सीमन यहां पहुंच जाएगा समहाउ हियर, अभी तक ये कोगुलेटेड फॉर्म में है, कोगुलेटेड का मतलब होता है, जानते हो ना क्या होता है, फ्री फॉर्म में नहीं है अभी स्पर्म,
यहां जाने के बाद में इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटीकोएगुलेंट, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे एंटीकोएगुलेंट एक्टिवेट होंगे ये लिक्विफाई हो जाएगा और इसमें से सारे के सारे स्पर्म फ्री हो जाएंगे यहाँ पे आके एंड दे विल नाउ फ्रीली स्विम टुवर्ड द ओवा। अब यहाँ से वो रेस चालू होगी जो आप टीवी में देखते थे या एनिमेशंस में कि ओवा है बहुत सारे स्पर्म बगते हुए जा रहे हैं। अरे देखा होगा यार तुमने, सबने जिंदगी में देखा होगा, बड़ी बड़ी दंत कथाएं सुनी होंगी, रील देखी होंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म पहुंचेगा वो फर्टिलाइज करेगा, ये है वो। हाँ बेमतलब की बात है, ठीक है। उन रील बाजों को ना एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर सुना दूंगा, रेंट निकल के हाथ में आ जाएगी, जिंदगी में रील बनानी भूल जाएंगे, ठीक है। जिस दिन असली बायोलॉजी उन्होंने रील बाजों ने पढ़ ली तो। अब सुनो आगे की बात। अच्छा ये एक बताओ, स्पर्म की आंख तो होती नहीं, उसे कैसे पता ओवा इस तरफ है? हाँ जीपीएस लगा के घूम रहा है होगा है। अरे एक बात बताओ, जैसे सपोज करो इधर भी तो फैलोपियन ट्यूब है, तो एक ही तो आर्म बनाई है भाई, ओवा यहाँ पे भी तो हो सकता है। स्पर्म को कैसे पता ओवा यहाँ है या यहाँ है? चलो 3 मिले पिछले तो है क्या कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ। और बाकी बच्चे वो मेरे साथ आओ है। अरे नहीं यार ऐसे नहीं होता। अरे प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को सेंस करता है, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ये सही कह रहा था, जीपीएस जैसा ही कोई सिस्टम होता है, थर्मोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। मतलब स्पर्म के हेड के ऊपर ना प्रोजेस्टेरॉन को सेंस करने के लिए वो होता है। तो जिस भी, जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनना, इस तरफ वो ग्राफिन फॉलिकल रहा होगा है ना, तो ओवा तो इसी से निकल गया होगा, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम बन गया होगा, ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होगा। अच्छा ये जो है ना फैलोपियन ट्यूब का ये वाला फिमरी वाला पार्ट, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ओवरी ये है तो उसको ऐसे पकड़ के रखता है, तो यहाँ से जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा होगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे सबसे हाई कंसंट्रेशन में होगा और जैसे जैसे रिलीज होता हो जाएगा इसका ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा। तो स्पर्म क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को फॉलो करते हुए ओवा की तरफ आएंगे। क्लियर है मेरी बात आपको? और जब भी ओवुलेशन होता है फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करता है, 1 डिग्री राइज करता है, तो वो भी एक तरीके का थर्मो सेंसर या थर्मो रिसेप्टर का काम करेगा। तो वार्म टेम्परेचर की तरफ स्पर्म का मूवमेंट होगा, तो तब जाके वो वहां पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फिर उसमें बहुत सारे डिटेल्स है, स्पर्म के हेड में मल्टीपल है और बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन आज तक आप बचपन से बोलते आए थे ना कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये उसका 0.1% है जो अब आप पढ़ोगे ठीक है। मतलब अब तक जो अंधेरे में आपको रखा गया था उस अंधेरे से उजाले में लाया जाएगा 12वीं क्लास में आपको।